हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पीयू सर फिजिक्स। टुडे आवर टॉपिक इज पावर। ओके, हमको पावर फाइंड करनी है एसी सोर्स की। हमने आगे पावर फाइंड की हुई है डीसी सोर्स की चैप्टर नंबर 3 में। ठीक है, मीन्स के पावर क्या होती है, बेसिक कॉन्सेप्ट हमारा पावर क्या होती है कि भाई पावर इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट टाइम। क्या होती है? वर्क डन पर यूनिट टाइम। तो पावर पे मीन्स के वर्क डन पर यूनिट टाइम होती है। और जूल हीटिंग लॉ में हमने क्या स्टडी किया हुआ था? जूल हीटिंग लॉ में हमको वर्क डन निकालना था। डब्ल्यू इज इक्वल टू पी इंटू टी थी। और पी इज इक्वल टू इलेक्ट्रिकल पावर की फॉर्मूला क्या होती है? इलेक्ट्रिकल पावर की फॉर्मूला होती है पी इज इक्वल टू वी आई। सो दैट वी इज इक्वल टू आई आर। हमारी जो इक्वेशन है पावर की वो बनेगी आई स्क्वायर इंटू आर। सो दैट वर्क डन इज इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू आर टी। इतनी जो एनर्जी है, दिस एनर्जी इज कन्वर्ट इंटू दी हीट एनर्जी। ओके, आप उसको डीसी सोर्स से आप उसको मीन्स के एनर्जी दे रहे हो। ठीक है, कोई का सिंपल सा आपके पास कोई एक सिंपल सा तार अवेलेबल है और उसको आपने कनेक्टेड कर दिया डीसी के साथ। और थोड़े टाइम के बाद आप देखोगे तो वो हीटअप होने लगेगा। क्यों हीटअप होने लगेगा? बिकॉज इसमें से जो टोटल एनर्जी है आपके पास डीसी सोर्स, इसमें से थोड़ी एनर्जी इलेक्ट्रॉन को ट्रैवल करने में यूज होगी और बाकी की जो एनर्जी बची हुई है, दिस एनर्जी इज कन्वर्ट इनटू दी हीट एनर्जी। क्यों हीट एनर्जी में कन्वर्ट होगी? क्योंकि आपने डीसी सोर्स लगाया हुआ है तो आपका इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन वो ड्रिप होके मीन्स के पॉजिटिव टर्मिनल टूवर्ड्स वो जाती है। अगर वो पॉजिटिव टर्मिनल की टूवर्ड्स जाती है वो तो रास्ते में उसको एटम्स में मिलते हैं। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन मीन्स के ट्रैवल कर रही है तो उसको पॉजिट्रॉन भी मिलेगा। तो पॉजिट्रॉन के साथ वो क्या करेगा? पॉजिट्रॉन के साथ वो अट्रैक्शन हो जाती है। ओके, तो अट्रैक्शन हो जाती है तो वो क्या करेगी? एक कोलिजन करेगी, एक हेड ऑन कोलिजन होगा। तो हेड ऑन कोलिजन होगा तो एक फ्रिक्शन प्रोड्यूस होगा और फ्रिक्शन प्रोड्यूस होगा तो क्या जनरेट होगी? एक हीट जनरेट होगी। वो हीट अप हमने फाइंड आउट की थी डब्ल्यू इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी फॉर्मूला से। ओके, बट अभी हमको हमारे पास कौन सा सोर्स अवेलेबल है? एसी सोर्स अवेलेबल है। तो एसी सोर्स का हमारे पास एक रेजिस्टेंस है, एक इंडक्टर है, एक कैपेसिटर है। ऐसी 3 एलिमेंट हमने इंडिविजुअली हमने देखे थे। ओके, तो तीन का अभी आपको पावर निकालना है इंडिविजुअली। थ्री एलिमेंट का आपको पावर निकालना है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देख लेते हैं कि भाई अगले मीन्स के ये जो वाली चैप्टर है हमने स्टार्टिंग से यहाँ तक का हमने कौन कौन सा मीन्स के टॉपिक आपने स्टडी किया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल का एसी करंट का प्रोड्यूसन कैसे हुआ, एसी करंट को फाइंड आउट कैसे हुई और क्रिएट कैसे हुई। तो हमने एसी जनरेटर में देखा कि भाई हमारी मूविंग कॉइल रोटेशन हो रही थी तो उसका फ्लक्स चेंज हो रहा था। अगर फ्लक्स चेंज होगा तो इंड्यूस ईएमएफ जनरेट होगा। ओके, वो जो इंड्यूस ईएमएफ थी वन पीरियोडिक साइकिल में उसकी डायरेक्शन 2 बार चेंज होती थी। ओके, तो उसकी डायरेक्शनल पीरियोडिकली चेंज होती थी। देन आफ्टर उसका मैग्नीट्यूड की हम बात करें तो वो उसका मैग्नीट्यूड भी वो कंटिन्यूसली चेंज होता था। कौन से ग्राफ में वो कंटिन्यूसली चेंज होता था भाई? उसका इक्वेशन हमको मिला था इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। तो बेसिक उसका जो मैग्नीट्यूड है वो मैग्नीट्यूड इज डिपेंडेंट ऑन दी साइन थीटा। ओके, तो साइनोसियल ग्राफ जैसा उसका ग्राफ हमको फाइंड आउट हुआ। क्योंकि जब जब आप इसके रोटेशन करवाते हो तो एंगल चेंज होता है और एंगल की रिस्पेक्ट में ही उसका इंड्यूस ईएमएफ चेंज होगा। ठीक है, ओके, तो जो इंड्यूस ईएमएफ है, दिस इंड्यूस ईएमएफ इज अ प्रोड्यूस टू डू इलेक्ट्रिक करंट। सो दैट इसमें से जो इलेक्ट्रिक करंट भी फाइंड आउट हुई, दिस इलेक्ट्रिक करंट इज अ वेरिएबल इलेक्ट्रिक करंट। वेरिएबल मीन्स के अल्टरनेटिंग इलेक्ट्रिक करंट। तो अल्टरनेटिंग इलेक्ट्रिक करंट को हम क्या बोलते हैं? एसी करंट बोलते हैं। तो एसी करंट की बेसिक कैरेक्टरिस्टिक कौन सी थी कि भाई एसी करंट की जो डायरेक्शन है इज पीरियोडिकली चेंजेस। ठीक है, उसकी डायरेक्शन पीरियोडिकली में चेंजेस होती है। देन आफ्टर दैट मैग्नीट्यूड इज कंटिन्यूसली चेंजेस। उसका जो मैग्नीट्यूड है वो कंटिन्यूसली चेंज होता है। ठीक है, एक एसी है। ओके, देन आफ्टर एसी में हमने दूसरा क्या स्टडी किया कि भाई इसमें जो इलेक्ट्रॉन को सोर्स मिलती है वो इलेक्ट्रॉन पर्टिकुलर वन डायरेक्शन में जा रही थी और इसी टाइम पे उसकी डायरेक्शन चेंज हो गई तो वापस वही डायरेक्शन में वो आ जाएगी। तो उसका क्या मीनिंग हुआ? जो हमारा इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट नहीं होता, ओनली पर अपनी पोजीशन पे वो ऑक्सीलेशन करती है। अगर उसकी ऑक्सीलेशन की स्पीड हमने ज़्यादा कर दी सो दैट इट इज़ अ कन्वर्ट इनटू दी वाइब्रेशन। तो वो क्या क्रिएट करती है? वाइब्रेशन क्रिएट करती है। क्योंकि आपकी हाउस में जो फ्रीक्वेंसी आ रही है दिस फ्रीक्वेंसी इज 50 हर्ट्ज। और 50 हर्ट्ज का मीनिंग क्या होता है कि भाई 1 सेकेंड में वो मीन्स के कंप्लीट कितने रोटेशन कंप्लीट करेगा? 50 रोटेशन कंप्लीट करेगा ओनली पर 1 सेकेंड में। तो उसकी स्पीड मैक्सिमम हो जाती है, इज कन्वर्ट इनटू दी वाइब्रेशन। देन अपन हमको क्या फाइंड आउट करना था कि भाई ये जो एसी करंट है तो एसी करंट की वैल्यू कैसे निकालेंगे? कोई का पर्टिकुलर इंस्टेंस में आप निकाल सकते हो, बट हमको एवरेज उसकी वैल्यू निकालनी है तो हम कैसे निकालेंगे?
तो उसका जो करंट का इसके जो हमको करंट फाइंड आउट करनी है तो उसकी दो मेथड हुए, एक कंपोनेंट मेथड देन आप दूसरी एक इफेक्टिव मेथड। बट आप कंपोनेंट मेथड से आप नहीं फाइंड आउट कर सकते हो, आप इफेक्टिव मेथड से आप फाइंड आउट कर सकते हो। एक हीटिंग इफेक्ट से देन आपने मैग्नेटिक इफेक्ट से वो भी हमने फाइंड आउट किया। बट इसमें से जो हमको इलेक्ट्रिक करंट मिला, दिस करंट इज अ डीसी करंट नॉट एसी करंट, बट हमको फाइंड आउट करना था एसी करंट। तो एसी करंट फाइंड आउट करने का दूसरा तरीका हमने सोचा, वो तरीका ऐसा था कि भाई वर्क डन ड्यू टू द डीसी करंट एंड देन आफ्टर वर्क डन ड्यू टू द एसी करंट द बोथ वर्क डन इज द सेम। ओके, तो बोथ वर्क डन इज द सेम, सो दैट डीसी करंट इज कॉल्ड एज द एसी करंट। तो हम डीसी करंट को क्या हम बोल सकते हैं, एसी करंट हम बोल सकते हैं। ऐसे हमने उसकी इसके एक मेथड का हमने एक मैकेनिज्म लगा के उसका हमने यूज किया। ओके, और दूसरा क्वेश्चन हमारा ये था कि भाई हमको एसी जनरेटर में से तो हमको डीसी करंट नहीं मिलती है, वो तो हमको डायरेक्ट क्या कहती है, एसी करंट ही मिलती है। तो एसी करंट मिलती है तो हमको एसी करंट में से क्या बनाना पड़ेगा, एक इफेक्टिव करंट। इफेक्टिव करंट का क्या मीनिंग हुआ कि भाई दोनों का करंट सेम, ठीक है। वो इफेक्टिव करंट के साथ हमने रिलेशनशिप बनाया और हमने देखा कि भाई इफेक्टिव करंट आई इफेक्टिव इज इक्वल टू हमको मिला IM/√2। देन आप ऐसे हमको पोटेंशियल का भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। उसकी हमने रिलेशनशिप निकाली, किसकी रिलेशनशिप, इफेक्टिव करंट एंड पीक वैल्यू ऑफ करंट। ओके, इसकी हमने रिलेशनशिप निकाली थी। देन आपने हमने देखा एक दूसरा कि भाई फेज डिफरेंस। तो फेज डिफरेंस क्या होती है कि भाई ऐसा जरूरी नहीं होता है कि भाई कोई एक पर्टिकुलर टाइम पे दोनों की पीक वैल्यू एक सेम पॉइंट पे आए, दोनों की पीक वैल्यू के सेम पॉइंट पे आए और दोनों का जीरो पे एक पर्टिकुलर टाइम में जीरो पे आए। किसका, दोनों का, कि भाई EMF और करंट का। कि मैं क्या बोलना चाहता हूँ कि भाई आपकी साइकिल स्टार्ट होती है और ऐसा जरूरी नहीं है कि भाई T/4 टाइम पे वो एग्जैक्ट पीक वैल्यू पे आए देन आप जीरो वैल्यू पे आए, ठीक है। ओके, तो इंड्यूस EMF और करंट का जो प्रोड्यूस हो रही है, ऐसा जरूरी नहीं कि कोई एक पर्टिकुलर टाइम पे वो एक पीक वैल्यू पे आए और एक पर्टिकुलर टाइम पे दोनों की वैल्यू जीरो पे आए, बट इन दोनों में वेरिएशन भी होती है। वो टाइम वेरिएशन पे हमको मिलती है फेज डिफरेंस। देन पर हमने देखा था ओनली रेजिस्टेंस सर्किट, ओनली इंडक्टर सर्किट और ओनली कैपेसिटर सर्किट। तो ओनली रजिस्टर सर्किट में हमने देखा था कि भाई उसका फेज डिफरेंस है जीरो। तो फेज डिफरेंस जीरो है तो हमारा जो करंट है, तो करंट का फेजर डायग्राम में पोटेंशियल की डायरेक्शन में ये आती है। ओके, तो इसमें उसका जो अपोजिशन ऑफ करंट हमने फाइंड आउट किया था, वो अपोजिशन ऑफ करंट हमको रेजिस्टेंस फाइंड आउट हुआ था। वो अपोजिशन ऑफ करंट जो रेजिस्टेंस है, इट इज नॉट डिपेंड ऑन द फ्रीक्वेंसी। हमारा जो एसी सोर्स हमने सप्लाई किया हुआ है उसकी फ्रीक्वेंसी इंक्रीज या ज़्यादा करने से हमारा जो अपोजिशन ऑफ करंट है उसकी वैल्यू में कोई भी चेंजेस नहीं आता है, ठीक है। ओके, देन आफ्टर उसका पोटेंशियल का इक्वेशन हमको मालूम होता है E = EM sin ωt। देन आफ्टर I की इक्वेशन IM sin ωt, दोनों का फेज सेम ही है तो फेज डिफरेंस नहीं होगा, ठीक है। और उसका वेव डायग्राम भी हमने ड्रॉ किया हुआ था। देन आफ्टर इंडक्टर सर्किट, तो इंडक्टर सर्किट में हमने देखा कि भाई पोटेंशियल का इक्वेशन हमको मिल रहा था V = VM sin ωt और I = IM sin ωt -π/2। तो इसमें आपका करंट लैग हुआ, कितना लैग हुआ, π/2 लैग हुआ और पोटेंशियल आपका लीड हुआ, कितना लीड हुआ, π/2 लीड हुआ। तो यहाँ पे फेज डिफरेंस आपका फाइंड आउट होगा π/2 और यहाँ पे हमने अपोजिशन ऑफ करंट हमने फाइंड आउट किया था XL। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ XL, इज अ इंडक्टिव रिएक्टेंस। इंडक्टिव रिएक्टेंस की वैल्यू आएगी ω/L और यहाँ पे देखिए L के साथ ओमेगा है, ओमेगा इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी, सो दैट हमारा जो इनपुट का सोर्स है उसकी फ्रीक्वेंसी आप चेंज करेंगे। दिस इज अ वेरिएबल फ्रीक्वेंसी। अगर फ्रीक्वेंसी आप इंक्रीज करेंगे तो फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करेंगे तो अपोजिशन ऑफ करंट मैक्सिमम हो जाएगा और अपोजिशन ऑफ करंट मैक्सिमम हो जाएगा तो करंट आपका ब्लॉक हो जाएगा। तो करंट आपकी कब ब्लॉक होती है, एसी करंट में, बट डीसी करंट इज अलाउड। देन आप ओनली कैपेसिटर सर्किट, तो ओनली कैपेसिटर सर्किट में देखा था कि भाई हमारा V का इक्वेशन था V = VM sin ωt और I का इक्वेशन था IM sin ωt + π/2। तो इसमें हमारी करंट लीड हुई और हमारी पोटेंशियल क्या हुई, लैग हुई और इसका भी फेज डिफरेंस को कितना फाइंड आउट हुआ, π/2 फाइंड आउट हुआ, ठीक है। ओके, और उसमें भी हमने उसका फेजर डायग्राम हमने ड्रॉ किया हुआ था और उसका हमने कैपेसिटी रिएक्टेंस हमने निकाला 1/ωc, ठीक है। ओके, अभी हम देखते हैं पावर का इक्वेशन। टुडे आवर टॉपिक इज पावर इन केस ऑफ एसी सोर्स। ओके, मैंने आपको बताया ऐसे कि भाई पहले हमने जो पावर हम फाइंड आउट करते थे वो पावर एक डीसी सोर्स से हम फाइंड आउट करते थे। हमारी एक डीसी बैटरी होती है तो उसके साथ हमने रेजिस्टेंस लगाया हुआ होता है या कोई दूसरा एलिमेंट आपने लगाया हुआ होता है, ठीक है। तो इसमें से इलेक्ट्रिक करंट पास आउट होगा तो उसका आप पावर फाइंड आउट कर सकते थे ईजिली, P = VI से। बट यहाँ पे एसी सोर्स अवेलेबल है और एसी के बारे में आप सभी जानते हो कि भाई एसी सोर्स हमने सप्लाई किया तो उसके कारण
हमको एक एसी इमेज के इन यूज ईएमएफ जनरेट होगा एक जनरेटर में से, और वो जनरेट करती है एक इन यूज करंट, और जो करंट हमारा प्रोड्यूस होगा वो भी एक अल्टरनेटिंग करंट ही प्रोड्यूस होगा। ठीक है, तो उसके कारण हमको पावर का फिनोमिना हमको समझना है। ठीक है, तो पावर की बेसिक जो फॉर्मूला होती है वो बेसिक फॉर्मूला हमारी P इज इक्वल्स टू VI होती है। ओके, तो हम यहाँ पे पावर हम फाइंड आउट करना चाहते हैं डिफरेंट पार्ट का। कैसा डिफरेंट पार्ट का? हमने 3 एलिमेंट हमने आगे स्टडी किया, ओनली फॉर रेजिस्टेंस, ओनली फॉर इंडक्टर और ओनली फॉर कैपेसिटर में। ठीक है, तो ओनली फॉर रेजिस्टेंस सर्किट का हम पहले पावर फाइंड आउट करना चाहते हैं। ठीक है, हम फर्स्ट ऑफ ऑल एलिमेंट कंसिडर करते हैं रेजिस्टेंस। तो हमारी इस सर्किट में उसके आप सर्किट डायग्राम भी आप ड्रॉ कर सकते हो कि भाई हमारे पास एक रेजिस्टेंस अवेलेबल है और उसके साथ हमने एसी सोर्स अप्लाई किया हुआ है। ठीक है, दिस इज एसी सोर्स। ओके, तो पावर की बेसिक जो फॉर्मूला होती है, ओके, तो पावर की बेसिक फॉर्मूला P इज इक्वल टू VI होती है। यहाँ पे जो आपने एसी सोर्स अप्लाई किया हुआ है उसका मैं इक्वेशन लिख सकता हूँ। आप उसका इक्वेशन E इज इक्वल टू E0 साइन ओमेगा टी पी लिख सकते हो, और यहाँ पे V इज इक्वल टू VM साइन ओमेगा टी पी लिख सकते हो। ठीक है, और हमने क्या फाइंड आउट किया था? ये जो पोटेंशियल का इक्वेशन है, ये पोटेंशियल का इक्वेशन से हमने एक करंट की फॉर्मूला हमने फाइंड आउट की थी। तो करंट की फॉर्मूला आपने कैसे फाइंड आउट की थी? दोनों साइड को R से डिवाइड करके। ठीक है, तो हमको मिलेगा I इज इक्वल टू IM साइन ओमेगा टी, और दूसरा आप क्या लिख सकते हो? IM के बदले आप VM अपॉन आर भी आप लिख सकते हो, VM अपॉन आर साइन ओमेगा टी। और दोनों का फेस देख सकते हो कि भाई यहाँ आपका फेस है ओमेगा टी और यहाँ पे भी फेज अवेलेबल है ओमेगा टी। दिस फेज इज अ करंट एंड दिस फेज इज अ पोटेंशियल। तो दोनों का फेज यहाँ पे सेम है, सो दैट पोटेंशियल फेज डिफरेंस कितना मिलेगा आपको? फेज डिफरेंस आपको मिलेगा 0। ठीक है, यहाँ पे कोई फेज डिफरेंस अवेलेबल नहीं होता है। और ये आर क्या होता है? मैंने आपको आगे बताया, ये आर इज अपोजिशन ऑफ करंट होती है। आर इज अपोजिशन ऑफ करंट। ओके, हम क्या फाइंड आउट करना चाहते हैं? एक पावर हम फाइंड आउट करना चाहते हैं। ठीक है, ओके, तो पावर आप कैसे फाइंड आउट करेंगे कि भाई पहले हमको जो हमारा जो पोटेंशियल है वो पोटेंशियल भी वेरिएबल है और करंट भी हमारा वेरिएबल है। ठीक है, ओके, तो पोटेंशियल और किसकी रेफरेंस में वेरिएबल है उसका ग्राफ कैसे मिलेगा आपको? मैं यहाँ पे ग्राफ भी मैं ड्रॉ कर देता हूँ। पोटेंशियल का ग्राफ आपको यहाँ पे ऐसे मिलेगा। दिस इज अ वन कंप्लीट साइकिल। यहाँ से स्टार्ट होती है 0 और यहाँ पे आपने लिख दिया है T। ओके, और यहाँ पे आपकी पीक वैल्यू फाइंड आउट हुई है। दिस पोटेंशियल इज VM, उसका टाइम होगा T/4 और उसका टाइम होगा T/2 और उसका टाइम आएगा 3T/4 और यहाँ पे हो जाएगा T, वो आपको मालूम है। ठीक है, और यहाँ का फेस होगा π/2, यहाँ पे होगा पाई, यहाँ पे होगा 3π/2 और यहाँ पे होगा 2π। ओके, अभी हमको क्या करना है कि भाई करंट का ग्राफ ड्रॉ करना है। तो करंट का भी आप ऐसे ग्राफ आप ड्रॉ कर सकते हो ऐसे। ठीक है, ये रेड वाला एक करंट है और दिस इज अ पोटेंशियल, और उसकी भी पीक वैल्यू आपने यहाँ पे आपको मिली IM। ओके, हमको क्या फाइंड आउट करना है? टोटल पावर हमको फाइंड आउट करना है। अब देखिए कि भाई कंप्लीट वन साइकिल का हम पावर फाइंड आउट करने जाएंगे तो क्या होगा कि पहले हाफ साइकिल में उसका पावर ऐसा हमको मिलेगा, इतना हमको मिलेगा उसका पहले। ठीक है, ये हमको मिला एक हाफ साइकिल का, और दूसरी हाफ साइकिल का हमको मिलने वाला ऐसा। तो टोटल उसका पावर क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। क्यों 0 मिलेगा? क्योंकि ये सभी जो वैल्यू है वो सभी वैल्यू पॉजिटिव में है और ये सभी वैल्यू है नेगेटिव में। ठीक है, तो एवरेज वैल्यू ऑफ AC वोल्टेज एंड AC करंट इज ओवर दी वन कंप्लीट साइकिल इज 0। तो उसकी एवरेज वैल्यू क्या होती है? 0 होती है। चला या? तो मैं यहाँ पे एक सेंटेंस में लिख देता हूँ, एवरेज वैल्यू ऑफ AC करंट। आपने ये यहाँ पे देखा कि भाई AC करंट की एवरेज वैल्यू कितनी होती है? एवरेज वैल्यू ऑफ दी AC करंट। एवरेज वैल्यू का क्या मीनिंग हुआ? मीन वैल्यू। ठीक है, एवरेज वैल्यू का मीनिंग होगा मीन वैल्यू। तो AC करंट एंड AC वोल्टेज AC वोल्टेज इज वन साइकिल इज 0। वन साइकिल में उसका AC वोल्टेज एंड AC करंट हो जाती है 0। ओके, तो 0 हो जाती है तो हमको इसके एवरेज पावर, एवरेज हमारा जो पावर फाइंड होगा वो भी क्या मिलेगा? हमको 0 मिलेगा। ठीक है, सो दैट एवरेज पावर कंज्यूम इज 0।
ओके, एवरेज पावर हमको 0 मिला, बट यहाँ पे क्या अवेलेबल है, एक मिस्टेक रेजिस्टेंस भी अवेलेबल है। तो रेजिस्टेंस में से आपका इलेक्ट्रिक करंट जाएगा, तो इलेक्ट्रिक करंट मिस्टेक हीट एनर्जी में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। वो इलेक्ट्रिकल जो आपकी यहाँ से आपने जो एसी सोर्स सप्लाई की, मीन्स के आपने एक एनर्जी सप्लाई की, वो एनर्जी यहाँ पे ट्रांसफर होती है, यहाँ पे जो जाती है तो वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, हीट में कन्वर्ट हो जाती है, बिकॉज दिस इज द रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस का क्या मीनिंग होता है, वो आपको मालूम है कि वो क्या करता है, जो इलेक्ट्रॉन आपका ट्रैवल करेगा उसका वो अपोज करेगा, तो यहाँ पे वो हीट प्रोड्यूस हो जाएगी, ठीक है। ओके, तो इसके कारण हमको पावर मिल सकती है, वो पावर हमको फाइंड आउट करनी है। तो पावर का बेसिक इक्वेशन हमारा क्या होता है, पावर का बेसिक इक्वेशन हमारा होता है I² इंटू आर। वो हमने कैसे फाइंड आउट किया कि भाई हमारा पावर का इक्वेशन P=VI होती है, और V= आप लिख सकते हो IR, सो दैट P=I² इंटू आर। ओके, बट यहाँ पे जो हमारी करंट है, वो करंट हम लिख सकते हैं Im sin ωt। तो यहाँ पे पावर की इक्वेशन मिल जाएगी आपको Im² R sin² ωt। ओके, हमको क्या निकालनी है, यहाँ पे एवरेज वैल्यू हमको निकालनी है कोई भी एक इंस्टेंस पे, ठीक है। कोई भी एक इंस्टेंस पे आपको एक पावर की एक एवरेज वैल्यू निकालनी है, कोई भी एक इंस्टेंस पे, ठीक है। कोई भी एक इंस्टेंस में आप पावर की एक एवरेज वैल्यू निकालेंगे, तो एवरेज वैल्यू का जो सिंबल होता है, वो सिंबल होता है ऐसा, दिस इज नॉन एज एवरेज वैल्यू, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे जो पावर की एवरेज वैल्यू हम निकालेंगे, तो यहाँ पे Im² कि ये भी एक एवरेज का ही सिंबल है Im² इंटू आर, और ये भी एक एवरेज का ही सिंबल है, ठीक है। एवरेज का सिंबल ऐसा भी होता है और आप ऐसे भी लिख सकते हो। ओके, तो P बार का क्या मीनिंग हुआ, दिस इज एवरेज वैल्यू Im² इंटू आर। देखिए Im क्या होती है, पीक वैल्यू होती है ना, Im क्या होती है, मैक्सिमम जो वैल्यू होती है वो होती है। तो यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू कॉन्स्टेंट ही होती है, उसके आप एवरेज वैल्यू निकालेंगे तो वही आएगी, ठीक है। यहाँ पे sin² ωt की वैल्यू में चेंजेस होगा, वो कैसे चेंजेस होगा, देखिए मैं sin² ωt की 1 टाइम पीरियड के लिए मैं फाइंड आउट करता हूँ। ओके, तो उसका पावर हमको कितना, sin² ωt का कितना मिलेगा, हमको कहाँ से कहाँ तक का करना है, इंटीग्रेशन 0 से लेके t तक का करना है, ठीक है। sin² ωt और यहाँ पे आएगा dt। ओके, देन आफ्टर यहाँ पे sin² ωt है, तो आपको, आप मैथमेटिक्स के जो स्टूडेंट हो तो आपको मालूम होगा कि भाई sin² थीटा d होता है, तब हम क्या कर लेते, यहाँ पे 1 - cos 2θ डिवाइड बाई 2 इंटू d हम लिख देते, 1 - cos 2θ डिवाइड बाई 2 और d। हमने टाइम पीरियड कितना कंसिडर किया है, 0 से लेके t, मीन्स के 1 कंप्लीट साइकिल का टाइम पीरियड कंसिडर किया हुआ है। तो ये मैं यहाँ पे 1/t लिख देता हूँ। ये किसका मैं फाइंड आउट कर रहा हूँ, sin² ωt का एवरेज वैल्यू, sin² ωt की एवरेज वैल्यू मैं फाइंड आउट कर रहा हूँ, ठीक है। तो 1/t इंटीग्रेशन 0 to t sin² ωt इंटू dt। यहाँ पे देखिए थीटा था, तो आपने यहाँ पे क्या लिखा था, 2θ। तो यहाँ पे ωt है, तो आपको क्या लिखना है, 2ωt लिखना है ना। तो 1/t 0 to t, यहाँ पे आपका फाइंड आउट होगा 1 - cos 2ωt डिवाइड बाई 2 इंटू ΔT। ओके, तो यहाँ पे 2 है ना, तो 2 को मैं सेपरेट दे देता हूँ। तो देखिए 1/t और इंटीग्रेशन 0 to t 1/2 dt। देन आफ्टर यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, माइनस इंटीग्रेशन 0 to 2 cos 2ωt एंड dt। ओके, तो उसका इंटीग्रेशन क्या होगा, इसका इंटीग्रेशन होता है t। तो यहाँ पे क्या फाइंड आउट होगा, 1/t, और यहाँ पे अपर लिमिट पुट कीजिए तो आपको t/2 ही मिलने वाला है, ठीक है। और यहाँ पे cos 2ωt का इंटीग्रेशन क्या होता है, cos 2ωt का इंटीग्रेशन होता है sin ωt। तो मैं यहाँ पे sin 2ωt एंड डिवाइड में 2ω में लिख देता हूँ, और 0 to t में लिमिट भी पुट कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखिए टी इज कैंसल। ओके, मैं पहले यहाँ पे मैं लिखता हूँ, एक जो काउस है ना, तो इस पूरे का पूरा काउस ही है, ठीक है, ऐसे मैं लिखता हूँ। तो 1/t ये t/2 और माइनस, अभी आपको पुट करनी है अपर लिमिट, आप अपर लिमिट यहाँ पे पुट कीजिए स्मॉल t की वैल्यू पे, और sin 2 ओमेगा के बदले आप क्या लिख सकते हो, 2π/t आप लिख सकते हो ना, और इंटू यहाँ पे t अवेलेबल है और 2ω। देन आफ्टर माइनस साइन, यहाँ पे 0 पुट कीजिए तो साइन 0 हो जाएगा, अपॉन 2ω आएगा। तो यहाँ पे देखिए टी इज कैंसल, तो साइन 4π की वैल्यू क्या होती है, साइन 4π की वैल्यू होती है 0। सो दैट 1/t और t/2, यहाँ पे ए भी 0 हो गई, और ये साइन 0 की वैल्यू कितनी आती है, 0 ही आती है, ठीक है। 0 0 प्लस हो जाएगी यहाँ पे। ओके, तो t/2 एंड 1/t, तो टी इज कैंसल, सो दैट उसकी एवरेज वैल्यू हमको कितनी फाइंड आउट हुई, 1/2
साइन स्क्वायर ओमेगा टी की एवरेज वैल्यू फाइंड आउट हुई 1/2। देखिए मैथमेटिकली जो मैंने यहाँ पे स्टेप बताया है ये पूरा मैथमेटिक्स का मैंने आपको बताया, ठीक है। ये आपको डिराइव करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, आपको टेक्स्ट बुक में उसका डायरेक्ट आंसर आपको दे रखा है एनसीईआरटी में। एनसीईआरटी में साइन स्क्वायर ओमेगा टी की एवरेज वैल्यू क्या होती है 1/2। आप डायरेक्ट भी याद रख सकते हो, ये तो मैंने मैथमेटिकली स्टेप आपको डिराइव करके मैंने आपको बताया कि भाई ये सब डिराइव भी कर सकते हो, ठीक है। ओके, तो उसकी एवरेज वैल्यू क्या आएगी आई एम स्क्वायर इंटू आर, बट इसकी एवरेज वैल्यू क्या आती है साइन स्क्वायर ओमेगा टी की 1/2 हो जाती है। तो हमारा पावर का फॉर्मूला क्या फाइंड आउट हुआ, हमारा पावर पी एवरेज वैल्यू इज इक्वल टू आई एम स्क्वायर आर अपॉन 2 फाइंड आउट हुई, ठीक है। ओके, देन आफ्टर हम क्या फाइंड आउट करना चाहते हैं, ये तो हमारा इसके पीक वैल्यू है ना, बट हम इफेक्टिव करंट की वैल्यू हम फाइंड आउट करना चाहते हैं। तो इफेक्टिव करंट की फॉर्मूला क्या होती है, इफेक्टिव करंट आई इज इक्वल टू हम ऐसे लिख सकते हैं ना, इसके हम लिख सकते हैं रूट आई एम स्क्वायर, ओके, रूट हम आई का स्क्वायर हम लिख सकते हैं, ठीक है। ओके, ऐसे आप उसका स्क्वायर भी कर सकते हो, ओके, और उसका स्क्वायर करके वो डिवाइड में आप 2 लिख सकते हो। आपका जो बेसिक इक्वेशन है वो इफेक्टिव का क्या इक्वेशन होता है, आई इफेक्टिव इज इक्वल टू आई एम अपॉन रूट 2, ऐसा हमने डिराइव किया है आगे। ओके, तो यहाँ पे देखिए आई एम आपको दिया हुआ है, तो मैं आई एम को मैं सब्जेक्टिव बना देता हूँ, आई एम को मैं सब्जेक्टिव बना देता हूँ, तो यहाँ पे क्या होगा √2 आई होगा। ओके, मैं आई एम की मैं यहाँ पे वैल्यू में पुट कर देता हूँ, ठीक है। ओके, तो आई एम की मैं यहाँ पे वैल्यू पुट कर देता हूँ, क्या क्या होगा कि भाई पी एवरेज वैल्यू इज इक्वल्स टू यहाँ पे √2 आई का स्क्वायर इंटू आर डिवाइड में 2 आ जाएगा। सो दैट पी एवरेज इज इक्वल टू √2 का स्क्वायर क्या होता है 2, सो दैट 2 आई स्क्वायर इंटू आर अपॉन 2, तो 2 इज कैंसल, सो दैट आपका पावर क्या फाइंड आउट हुआ पी आई स्क्वायर इंटू आर फाइंड आउट हुआ, ठीक है। ओके, देन आफ्टर मैं क्या करता हूँ आई की मैं वैल्यू में पुट कर देता हूँ, आई इज इक्वल टू क्या होती है वी अपॉन आर होती है ना, उसकी मैं वैल्यू में पुट कर देता हूँ। वरना आप आर की भी वैल्यू पुट कर सकते हो, आर की वैल्यू क्या होती है, बिकॉज आर की वैल्यू आप पुट करेंगे तो आर इज इक्वल टू आएगा वी अपॉन आई आएगा, तो आप उसकी भी वैल्यू आप पुट कर सकते हो। तो पी एवरेज इज इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू वी अपॉन आई, सो दैट आई इज कैंसल, तो पी एवरेज इज इक्वल टू आपका इक्वेशन आया वी इंटू आई, ये आपका हो गया इलेक्ट्रिक पावर की फॉर्मूला, ठीक है। ये किसका पावर है, ये आपका एक ओनली रेजिस्टेंस सर्किट का, एक ओनली रेजिस्टेंस सर्किट का पावर में डिराइव किया। बट मैंने आपको बताया वैसे कि आप उसका इतना स्टेप आप नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, बट आपको क्या याद रखना पड़ेगा कि साइन स्क्वायर ओमेगा टी की एवरेज वैल्यू आती है 1/2। आपको एनसीईआरटी में डायरेक्ट ही उसका दिया हुआ है, बट मैंने यहाँ पे मैथमेटिकली डिराइव करके मैंने आपको बताया, ठीक है। ओके, और नेक्स्ट हम देखते हैं ओनली इंडक्टर सर्किट के बारे में। ओके, सेकेंड है इंडक्टर। तो हमको क्या करना, पहले तो उसकी फिगर ड्रॉ करनी है, सर्किट डायग्राम। दिस इज अ इंडक्टर और उसके साथ हमने एसी सोर्स सप्लाई की एल। ओके, तो एसी सोर्स का बेसिक फॉर्मूला क्या होती है, वी इज इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी। और सोचिए यहाँ पे इंडक्टर है, तो इंडक्टर ओनली इंडक्टर सर्किट हमने देखी थी, तो इसमें हमारी करंट लीड थी या लैग थी, सोचिए आपकी करंट लैग थी, कितनी लैग थी π/2 जितनी लैग थी। तो उसकी फॉर्मूला क्या होगी, मैं यहाँ पे करंट की भी फॉर्मूला में लिख देता हूँ, आई इज इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी माइनस π/2, बिकॉज दिस इज अ लैग, और कितनी लैग है π/2 जितनी लैग है, ठीक है। ओके, देन आपको क्या फाइंड आउट करना है, बेसिक हमको पावर फाइंड आउट करना है। तो बेसिक पावर की फॉर्मूला क्या होती है, बेसिक पावर की फॉर्मूला होती है पी इज इक्वल टू आई एम इंटू वी एम। आप क्या लिख सकते हो, v इंटू आई भी आप लिख सकते हो, ठीक है। पावर की फॉर्मूला I इंटू वी। ओके, तो I की फॉर्मूला आप पुट कीजिए और V की फॉर्मूला आप पुट कीजिए, तो वी एम साइन ओमेगा टी और इंटू आई एम साइन ओमेगा टी माइनस π/2। देखिए यहाँ पे साइन ओमेगा टी माइनस π/2 आपको दे रखा है, बट मैं क्या करता हूँ, देखिए यहाँ पे मैं माइनस की साइन में ले लेता हूँ आगे। ओके, माइनस की साइन में ले लेता हूँ आगे, ऐसे में कर देता हूँ। देखिए वी एम साइन ओमेगा टी आई एम, ए माइनस साइन मैंने ले लिया आगे, तो साइन π/2 और माइनस हो जाएगा ओमेगा टी। अब आप उसको रीड कर सकते हो, कैसे आप रीड कर सकते हो, मैथमेटिक्स की फॉर्मूला में। भाई π/2 माइनस ओमेगा टी है और कौन सी क्वाड्रेंट में आएगी, देखिए यहाँ पे ऐसा आपका क्वाड्रेंट है ना कि भाई दिस इज द फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। तो फर्स्ट में ऑल एस टी और सी, तो ऑल एलिमेंट क्या होती है पॉजिटिव, यहाँ पे ओनली फॉर साइन
और कोसेक क्या होती है, पॉजिटिव। यहाँ पे टेन और कॉट क्या होती है, पॉजिटिव। यहाँ पे कोस एंड सेक क्या होती है, पॉजिटिव होती है, ठीक है। ओके, तो π/2 माइनस ओमेगा टी, तो π/2 माइनस ओमेगा टी मीन्स के फर्स्ट ऑर्डर हुई, तो ऑल एलिमेंट इज पॉजिटिव। तो यहाँ पे π/2 आई तो आपको फंक्शन चेंज करना पड़ेगा, साइन का क्या करना देना पड़ेगा, कॉस। तो आपकी इक्वेशन क्या फाइंड आउट होगी, देखिए Vm Im साइन ओमेगा टी, मैं यहाँ पे माइनस में लिख देता हूँ, और एक कन्वर्ट हो जाएगा कोस ओमेगा टी में। ये आपकी फॉर्मूला फाइंड आउट हुई, Im Vm साइन ओमेगा टी इंटू कॉस ओमेगा टी। ओके, देन आफ्टर एक दूसरी मैथमेटिक्स की फॉर्मूला देखिए, साइन 2 थीटा की। साइन 2 थीटा इज इक्वल टू क्या होती है, 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा होती है। ओके, देखिए यहाँ पे ओमेगा टी के बदले में क्या लिखते हैं, यहाँ पे है थीटा है, तो आपको क्या चाहिए, 2 चाहिए ना। तो मैं यहाँ पे 2 तो अवेलेबल नहीं है, तो मैं क्या करता हूँ, 2 के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड में कर दूंगा। तो यहाँ पे माइनस Vm Im 2 साइन ओमेगा टी इंटू कॉस ओमेगा टी एंड डिवाइड में 2 में लिख दूंगा, ठीक है, बिकॉज यहाँ पे 2 अवेलेबल नहीं था। तो देखिए अब ये फॉर्मूला कि भाई 2 साइन ओमेगा टी इंटू कॉस ओमेगा टी, तो कैसी बन गई, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा जैसी बन गई। तो उसकी आंसर क्या आएगी, साइन 2 थीटा। तो मैं यहाँ पे क्या लिख देता हूँ, माइनस Vm Im अपॉन 2, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ साइन 2 ओमेगा टी। दिस इज अ पावर। ओके, बट ये पावर हमारी फाइंड आउट हुई है, बट उसकी एवरेज वैल्यू हमको निकालनी पड़ेगी, एवरेज वैल्यू ओवर द कंप्लीट साइकिल। उसकी एवरेज वैल्यू हमको निकालनी है एक कंप्लीट 1 साइकिल की, एवरेज वैल्यू कंप्लीट 1 साइकिल, ठीक है। ओके, तो उसकी एवरेज वैल्यू हम निकालेंगे यहाँ पे। तो देखिए एवरेज माइनस Vm Im डिवाइड बाई 2, और यहाँ पे एवरेज वैल्यू हमको निकालनी है साइन 2 ओमेगा टी की। ओके, अब मैं एक बार में आपको उसका मैं इसके इंटीग्रेशन में फाइंड आउट करके मैं आपको देता हूँ कि भाई उसका इंटीग्रेशन आपको क्या मिलने वाला है। उसकी एवरेज वैल्यू तो आपको वही मिलने वाली है, Vm Im डिवाइड बाई 2 एंड माइनस, बट उसकी मैं वैल्यू आपको फाइंड आउट करके मैं देता हूँ, ठीक है। देखिए एवरेज वैल्यू साइन ओमेगा टी की वैल्यू क्या आती है कि भाई इंटीग्रेशन आपको करना है कहाँ से कहाँ तक का। मैं इसका मैं ग्राफ ड्रॉ करता हूँ एक इंडक्टर का। ए हो गया पोटेंशियल हमारा, एक कंप्लीट 1 साइकिल का, 0 से हम स्टार्ट करेंगे टी टाइम तक। यहाँ पे टाइम होगी T/4, यहाँ पे टाइम आएगी T/2, यहाँ पे टाइम होगी 3T/4, एंड यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू सो दैट Vm। और मुझे फाइंड आउट करना है एक करंट की फॉर्मूला को। तो करंट यहाँ से स्टार्ट होती है और उसका ग्राफ हमको ऐसे मिलने वाला है, ऐसे। ओके, दिस इज अ करंट, और उसकी पीक वैल्यू हमको फाइंड आउट हुई यहाँ पे। ओके, देन आफ्टर यहाँ पे उसका होता है π/2, 0, पाई, 3π/2 एंड 2π, सो दैट फेज डिफरेंस आप देख सकते हो कितना मिल रहा है हमको, π/2 जितना फेज डिफरेंस मिल रहा है। तो हम कंप्लीट 1 साइकिल का हम फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो 0 से t तक हमको फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन में भी आपको कितना करना पड़ेगा कि भाई मैं 1 ऑफ टाइम पीरियड में ले लेता हूँ, और 0 to t साइन 2 ओमेगा टी और डी टी, यहाँ पे वेरिएबल कौन है, टाइम। ओके, तो साइन 2 ओमेगा टी का इंटीग्रेशन क्या होती है, माइनस कोस ओमेगा टी, तो 1/t माइनस कॉस 2 ओमेगा टी डिवाइड बाई 2 और 0 to t। ओके, अब देखिए क्या होने वाली है कि मैं पहले क्या मैं पुट करने वाला हूँ, अपर लिमिट पे मैं पुट करने वाला हूँ, ठीक है। पहले मैं लिमिट पुट करूँगा अपर लिमिट। ओके, तो अपर लिमिट आप यहाँ पे पुट कीजिए, देन आफ्टर आप 0 पुट कीजिए। तो 1/t माइनस कॉस 2 ओमेगा का क्या हम लिखेंगे, 2π/t, और यहाँ पे t अवेलेबल है, और डिवाइड में भी 2 ओमेगा आएगा, ओनली फॉर ओमेगा, ठीक है। 2 ओमेगा नहीं, 2 ओनली फॉर नहीं आएगा, बट ओमेगा भी आएगा। माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और यहाँ पे हो जाएगा cos 0/2 ओमेगा। ओके, तो यहाँ पे देखिए cos 2π, यहाँ पे टी से कैंसल, तो cos 4π की वैल्यू क्या होती है, cos 4π की वैल्यू होती है 1, और cos 0 की भी वैल्यू क्या होती है 1। तो आपका आंसर क्या आने वाला है, 1/t माइनस 1/2 ओमेगा एन प्लस 1/2 ओमेगा। तो यहाँ पे देखिए माइनस 1/2 ओमेगा प्लस 1/2 ओमेगा, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ पे एवरेज वैल्यू ऑफ साइन 2 ओमेगा टी की, एवरेज वैल्यू ऑफ साइन 2 ओमेगा टी की वैल्यू कितनी फाइंड आउट हुई, 0। तो भाई इसकी वैल्यू 0 आ गई, तो हमारा पावर क्या हो जाएगा 0।
तो यहाँ पे इंडक्टर का पावर मैं उसको मैं लिख देता हूँ PL इज इक्वल टू 0 फाइंड आउट होगा। चला एवरेज ऑफ साइन 2 ओमेगा टी का कंप्लीट रिवॉल्यूशन का क्या आती है 0, सो दैट आपका इंडक्टर का पावर भी क्या मिलने वाला है 0, thus एवरेज पावर इज सप्लाई टू एन इंडक्टर, आवर कंप्लीट वन साइकिल इज 0। ओके, तो कंप्लीट वन साइकिल का फाइंड आउट हुआ 0। ख्याल है आपको हमने कैसे फाइंड आउट किया। ओके, वैसे ही हमको कैपेसिटर का निकालना है। ठीक है, हम देखते हैं लास्ट कैपेसिटर, हमको लास्ट देखना है कैपेसिटर। कैपेसिटर का आपको क्या निकालना है पावर। ठीक है, ओके, मैं पहले उसकी मैं सर्किट डायग्राम में ड्रॉ करता हूँ। पॉजिटिव प्लेट नेगेटिव प्लेट होती है और उसको हमने कनेक्ट कर दिया एसी सोर्स के साथ। ठीक है, ओके, तो उसका पोटेंशियल क्या होती है V इज इक्वल टू VM साइन ओमेगा टी। ओके, अभी हमको करंट की फॉर्मूला लिखनी है, हमको डायरेक्ट ही लिखनी है, हमको डिराइव करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमने आगे एक बार डिराइव कर दी है, इसमें आपको डिराइव करनी है। बट आपको जब भी पावर पूछे तो पावर के लिए आपको उसकी फॉर्मूला डायरेक्ट ही याद होनी चाहिए। और यहाँ पे कैपेसिटर अवेलेबल है, सो दैट आपका जो पोटेंशियल होगा वो पोटेंशियल पहले क्या होगा स्टोरेज होगा कैपेसिटर में, सो दैट पोटेंशियल इज लैग बट करंट इज अ लीड। ओके, तो यहाँ पे करंट लीड आया तो I इज इक्वल टू IM साइन ओमेगा टी, हम क्या करेंगे प्लस π/2 करेंगे। चला आया। ओके, तो ये उसकी हो गई I की इक्वेशन। देन आफ्टर हमको फाइंड आउट करना है पावर, और पावर की कोई भी एक इंस्टेंस में हमको फाइंड आउट करनी है। ठीक है, कोई भी एक इंस्टेंस पे, सो दैट पावर P इज इक्वल टू IV, सो दैट V इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं VM साइन ओमेगा टी, I इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं IM साइन, मैं उसको मैं ऐसे में लिख देता हूँ, चलते हैं π/2 प्लस ओमेगा टी में लिख देता हूँ। क्या मैंने लिख दिया π/2 प्लस ओमेगा टी। ओके, तो π/2 प्लस ओमेगा टी में सेकेंड क्वाड्रेंट में हमारी साइन क्या होती है पॉजिटिव होती है ना। सेकेंड क्वाड्रेंट में भी हमारी साइन क्या होती है पॉजिटिव होती है। सो दैट यहाँ पे आपकी इक्वेशन क्या मिलने वाली है IM VM साइन ओमेगा टी, वो कन्वर्ट हो जाएगी कोस में, कोस ओमेगा टी, बट यहाँ पे प्लस ही आने वाला है। ठीक है, यहाँ पे इंडक्टर में हमको क्या मिल रही थी माइनस मिल रही थी, बट यहाँ पे हमको क्या मिलने वाली है प्लस ही मिलने वाली है। ठीक है, तो ये कोस ओमेगा टी हो गई। देन यहाँ पे मैंने क्या किया था वहाँ पे साइन 2 थीटा की फॉर्मूला बनाई थी ना, साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो यहाँ पे भी आपको किसके फॉर्मूला बनाए, देखिए आपको 2 के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड करना पड़ेगा, सेम ही प्रोसेस है। तो 2 VM मैं यहाँ पे 2 में लिख देता हूँ यहाँ पे, तो 2 साइन ओमेगा टी इंटू कॉस ओमेगा टी एंड डिवाइड में मैं लिख देता हूँ 2। तो 2 साइन ओमेगा टी इंटू कॉस ओमेगा टी के बदले में क्या लिख सकता हूँ साइन 2 ओमेगा टी में लिख सकता हूँ, सो दैट VM IM डिवाइड बाई 2, और यहाँ पे मैं लिख दूंगा साइन 2 ओमेगा टी। ठीक है, ओके, ये हो गया हमारा पावर। पर हमको पावर अभी फाइंड आउट करना है एवरेज वन साइकिल का। ठीक है, हमको एवरेज पावर हमको निकालनी है। ओके, सो दैट एवरेज पावर कंप्लीट वन साइकिल। ओके, तो एवरेज पावर P बार इज इक्वल टू VM IM अपॉन 2, और उसकी एवरेज वैल्यू साइन 2 ओमेगा टी के हम निकालेंगे। ओके, देखिए भाई उसकी एवरेज वैल्यू क्या हमको मिलती है VM IM डिवाइड बाई 2, और उसकी एवरेज वैल्यू हमको निकालनी पड़ेगी। हमने कैसे निकाली थी वो आपको मालूम है, मैं यहाँ पे वापस स्टेप रिपीट कर देता हूँ, इसलिए आपको दूसरी बार याद हो जाएगी। ठीक है, ओके, हमको वन कंप्लीट साइकिल के लिए फाइंड आउट करना है, तो उसके मैं पहले यहाँ पे मैं ग्राफ ड्रॉ करता हूँ। पहले मैं किसका ग्राफ ड्रॉ करूँगा पोटेंशियल का, दिस इज द पोटेंशियल। यहाँ पे होगा 0, यहाँ पे होगा T, यहाँ पे आएगी T/4, यहाँ पे होगी T/2, और यहाँ पे 3T/4। देन आफ्टर दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू, EM भी आप लिख सकते हो, VM भी आप लिख सकते हो। ओके, देन आफ्टर यहाँ पे करंट क्या होती है लीड होती है, कितनी लीड होती है π/2। तो यहाँ से मैं स्टार्ट करूँगा और ऐसे जाएगा, देन आफ्टर यहाँ पे 0 और ऐसे हमको मिलेगा। ठीक है, ओके, दिस इज द करंट I, उसकी मैक्सिमम वैल्यू है यहाँ पे। ओके, उसकी एवरेज वैल्यू हमको निकालनी 0 से लेके T तक। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन आपका होगा 1/T 0 to T साइन 2 ओमेगा टी dt। ओके, तो 1/T, तो साइन का इंटीग्रेशन क्या होती है माइनस कॉस 2 ओमेगा टी अपॉन 2 ओमेगा एंड 0 to T। पहले आप अपर लिमिट की पुट कीजिए, देन आफ्टर आप लोअर लिमिट पुट कीजिए, तो 1/T
माइनस कॉस 2 पाई इंटू टी अपॉन 2 ओमेगा, देन अपना माइनस माइनस हो जाएगा प्लस कोस 0 अपॉन 2 ओमेगा। ठीक है, ये -1 आएगा आंसर उसका, टी से कैंसिल, तो cos 4 पाई का आंसर होता है 1 और cos 0 का भी आंसर होता है 1। सो दैट 1 अपॉन टी और यहाँ पे -1 अपॉन 2 ओमेगा एंड +1 अपॉन 2 ओमेगा। सो दैट 1 अपॉन टी इंटू 0, तो आपका आंसर आएगा sin 2 ओमेगा टी का 0। तो आपकी पावर क्या मिलेगी, P इज इक्वल टू VmIm अपॉन 2 इंटू 0, सो दैट PC इज इक्वल टू 0 फाइंड आउट होगी। ख्याल आया आपको। ओनली फॉर कैपेसिटर का पावर भी क्या फाइंड आउट होगा, 0 फाइंड आउट होगा। और देखिए यहाँ पे हमने 3 का पावर हमने फाइंड आउट किया। पहले रेजिस्टेंस का हमने फाइंड आउट किया, तो रेजिस्टेंस की पावर की फॉर्मूला हमने यहाँ पे लिखी कि भाई I m स्क्वेयर R साइन स्क्वेयर ओमेगा टी, VI ही होता है ना। ठीक है, ओके, तो इसके कारण में AC हमने फॉर्मूला लिखी हुई, I m स्क्वेयर R का एवरेज वैल्यू होती है AC और साइन स्क्वेयर ओमेगा टी हमने यहाँ पे फाइंड आउट कर ली। उसका आंसर आया 1/2, हमने यहाँ पे 2 लिख दिया। दिस इज अ पीक वैल्यू, बट पीक वैल्यू से हमको इफेक्टिव वैल्यू में हमको कन्वर्ट करना है। तो ये वाली फॉर्मूला है कि इफेक्टिव करंट I इज इक्वल टू I m अपॉन √2 एंड IM इज इक्वल टू √2 इंटू आई। ये वैल्यू मैंने यहाँ पे पुट कर दी, तो 2 इज अ कैंसल, तो I स्क्वायर इंटू आर और I स्क्वायर इंटू आर, आर इज इक्वल टू V अपॉन आई, सो दैट V अपॉन आई इज कैंसल, सो दैट एवरेज पावर P इज इक्वल टू V हमको फाइंड आउट हुई। ओनली फॉर रेजिस्टेंस सर्किट में ये पावर फाइंड आउट हुई। यहाँ पे इंडक्टर सर्किट देखिए, इंडक्टर सर्किट में हमारी करंट होती है लैग, π/2 जितनी लैग होती है, सो दैट ओमेगा टी माइनस π/2 आएगा। यहाँ पे V और I की मैंने फॉर्मूला रख दिया और साइन ओमेगा टी माइनस π/2 को मैंने कन्वर्ट कर दिया π/2 माइनस ओमेगा टी में, तो π/2 माइनस ओमेगा टी दिस इज द फर्स्ट क्वार्टर और ये साइन कन्वर्ट हो जाएगी कॉस में, तो साइन ओमेगा टी इंटू कॉस ओमेगा टी आएगी और डिवाइड में 2 और मल्टीप्लिकेशन में आप 2 कीजिए, तो यहाँ पे साइन 2 की फॉर्मूला बनेगी। और हमने साइन 2 ओमेगा टी का हमने क्या निकाला, एवरेज वैल्यू निकाली 1 पीरियडिक टाइम पीरियड की, तो उसकी एवरेज वैल्यू हमने निकाली और मालूम पड़ा कि भाई उसकी एवरेज वैल्यू तो होती है 0। सो दैट पावर ऑफ इंडक्टर हमको क्या मिलने वाली है, 0। वैसे ही सेम फिनोमिना हमने कैपेसिटर का किया कि भाई कैपेसिटर में हमारी करंट होती है लीड, π/2 जितनी लीड होती है, दोनों का इक्वेशन में पुट किया, तो π/2 प्लस ओमेगा टी, दिस इज द फर्स्ट क्वार्टर सेकंड क्वार्टर, वन सेकंड क्वार्टर में साइन इज ऑल्सो पॉजिटिव, सो दैट साइन का कन्वर्ट हो जाएगा कॉस में और उसका ये वाली इक्वेशन बनी। और ये वाली इक्वेशन हमने बनाई, कैसे बनाई कि भाई साइन 2θ इक्वल टू 2 sin θ इंटू cos θ करके, और उसका आंसर साइन 2 ओमेगा टी आया। साइन ओमेगा टी की एवरेज वैल्यू हमने निकाली, उसका आंसर आया 0, सो दैट ए भी 0 हो गया, तो पूरे का पूरा पावर क्या हो जाएगा, 0। तो यहाँ पे कैपेसिटर का पावर आपको क्या फाइंड आउट हुआ, 0। तो अभी क्लासिफिकेशन जो हमने आगे देखी थी, रेजिस्टेंस, कैपेसिटर एंड इंडक्टर, इसमें आपको और भी एक स्टेप ऐड करना पड़ेगा। कौन सा स्टेप, पावर वाला, कि भाई पावर ऑफ रेजिस्टेंस इज 0 एंड पावर ऑफ रेजिस्टेंस इज I स्क्वायर इंटू आर, बट पावर ऑफ द capacitor and power of the inductor is 0 because this is the dependent on the frequency.